दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी वो रहेगी एसएससी जेईई 2025 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम फॉर्म इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, यानी 30 जून को आ जाएगा। और जो फॉर्म भरा जाएगा वो 21 जुलाई 2025 तक भरा जाएगा, यानी कि जुलाई में 21 तक भरा जाएगा। जिसका एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में होना प्रस्तावित है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, इसमें हम जीएस के बारे में बात करेंगे और हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी और ब्रांच से संबंधित हैं, सिविल से या मैकेनिकल से, तो प्लीज़ और चैनलों को आप फॉलो कर लीजिए अपने जो में कोर सब्जेक्ट है उसके लिए। बाकी जीएस और रीजनिंग तो लगभग सबके लिए सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब एसएससी जेईई 2020 का फॉर्म, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, वो मैंने दिया था। और लगभग 24-25 मार्च को एग्ज़ाम था। तो जो मैंने तैयारी शुरू की थी वो नवंबर से की थी, क्योंकि लगभग हमारा कॉलेज जो है अक्टूबर में ख़त्म हुआ और मैंने नवंबर से तैयारी स्टार्ट की और बिना किसी कोचिंग के स्टार्ट की, सिर्फ यूट्यूब से स्टार्ट की। तो जो मेरे मार्क्स आए थे वो लगभग 125 आए थे उस टाइम पे। तो उसी के रिगार्डिंग, जबकि टेक्निकल मेरे 75-76 के अराउंड आए थे, और बस जो मैं लैग कर रहा था वो जीएस में ज़्यादा लैग कर रहा था और रीजनिंग की थोड़ी गड़बड़ हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी वो नवंबर से स्टार्ट की थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च में मेरा एग्जाम था। बस मैं लैग कर गया और जीएस में काफ़ी कम नंबर, 10 मार्क्स थे इसलिए। तो जो मेरा पढ़ाई का रूटीन उस दौरान रहता था वो ये था कि सुबह 7 बजे उठ जाओ और थोड़ा इधर उधर फ्रेश हो जाओ। 6 साढ़े 6 बजे उठ जाओ, इधर उधर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद से 7 बजे मैं पढ़ने बैठता था, 7 से 9 बैठता था, 10-20 मिनट आराम कर लिया 9 बजे। उसके बाद 9 साढ़े 9 से फिर स्टार्ट होता था, सीधा मैं 12 बजे उठता था पढ़ के। और उसमें उस दौरान मैं क्या देखता था वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर 12 बजे मैंने रेस्ट लिया, फिर 2 घंटे का रेस्ट लिया, नहाया खाया, ये सब काम किया। 2 से 3 बजे के बीच में फिर दोबारा बैठता था। फिर मैं 5 बजे उठता था, जाके थोड़ा सा क्रिकेट विकेट खेला, थोड़ा गेम खेला, जो भी एंटरटेनमेंट किया। फिर मैं 6 बजे बैठ जाता था। उस टाइम पे क्योंकि ठंडी थी तो थोड़ा शाम जल्दी हो जाती थी, इसलिए इसलिए मैं 5 बजे या साढ़े 4 बजे भी उठ जाता था और जल्दी बैठ जाता था। तो उसके बाद फिर बैठा, 9 बजे तक किया, फिर खाना खाया, फिर लगभग 11 बजे तक पढ़ता था। फिर मैं नींद आ जाती थी, फिर मैं सो जाता था। तो ये मेरा लगभग 3-4 महीने का रूटीन था। थोड़ा डिप्रेसिव टाइप था और बहुत स्ट्रगल थे उस टाइम पे। लेकिन चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो आपका एग्जाम है लगभग वही फिर 4 महीने के कगार पे खड़ा है। अगर हम स्टूडेंट्स की कैटेगरी को 2 भागों में डिवाइड करें, कि एक ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, 3-4 बार एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, और ऐसे हैं जो एक बार अपीयर हुए हैं, इस बार पहली बार अपीयर होने चाहते हैं। तो उसमें डिवाइड करें तो जो स्टूडेंट पुराने हो चुके हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस, उन्हें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या पढ़ना, लगभग उसका भी नॉलेज हो गया है। लेकिन फिर भी वो भी सुन सकते हैं इसको, और जिनको नहीं है वो भी सुन सकते हैं। तो यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप एक ही चीज़ सिर्फ और सिर्फ करो कि PYQs लगाओ। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लगाओगे, टेक्स्ट बुक से लगाओ, किसी भी ऐप से लगाओ, आई डोंट इंडोर्स एनी ऐप। तो किसी भी ऐप से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, किसी बुक से लगाओ, आई डोंट केयर। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ, अपने माइंड को आप ऑब्जेक्टिव बनाओ। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ो, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जाम निकालना है और PhD नहीं करना। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बनाओ अपने आप को, ना कि PhD करो किसी सब्जेक्ट में, वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। जितने भी पुराने लोग हो चुके हैं, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, माइंड आपको उतना ऑब्जेक्टिव की तरफ खींचेगा। आपको 20 पेज में से 2-4 क्वेश्चन निकालने की आदत पड़ जाएगी। चलिए दूसरे की तरफ बात करते हैं, जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, पहली बार पढ़ना चाहते हैं। तो फिर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरी टेक्निकल, जितनी भी मेरी सारी चीज़ें हैं कि मैंने कहाँ से कवर की थी, वेरी ऑनेस्टली मैंने बताया हुआ है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, 3-4 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, मशीन, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मेन उसमें भी मेन ये है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने सबकी वीडियो में बता रखा है, पिछली वीडियो में जो मेरे टेक्निकल की है, कि कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ाई की थी और कहाँ कहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद से जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। मैंने PYQs ले रखे थे, मैंने VK मेहता की ऑब्जेक्टिव बुक ले रखी थी, मैंने वो मोटी वाली रेड वाली बुक भी ले रखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, IAS तक के हैं। तो वो भी ले रखा था। तो उसमें जो बन पाता था वो मैंने मैक्सिमम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑब्जेक्टिव किया है। ऑब्जेक्टिव करने में क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं इट्स ओके, जो नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आ सकते हैं, तो उसको आप मार्क कर लो या फिर कहीं नोट्स बना लो, कहीं लिख लो। फिर बार बार उसको रिवाइज करते रहो। इस हिसाब से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव में, जो भी PYQs में जो छूट रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
और जो बन रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स आपको बन ही रहे हैं, तो आप वो टेक्निकल की वीडियो रेफर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज मैं फिर वही चीज़ें रिपीट करूँगा आपको और ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। और लेकिन एक मूल मंत्र हमेशा याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव ही लगाने हैं, PYQs ही लगाने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा भी होता है कई एस्पिरेंट के साथ मुझे फ़ोन्स भी आते हैं, फिर मैसेजेस आते हैं कि ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मैं क्या करूँ? देखो, पूरी बुक में ज़रूर नहीं है कि आपको सब कुछ ही है, कुछ चीज़ें नहीं भी आएँगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से आएँगी। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसका आप थोड़ा बेसिक थ्योरी देख लो, PYQs उससे रिलेटेड देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, PYQs रट लो। अगर बार-बार पूछा है, 3-4 बार पूछ चुका है, 4 एग्ज़ाम में पूछ चुका है तो आप उसको लिख लो, रिवाइज़ रिपीट। जैसे सिंक्रोनस मशीन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये कह दो कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं समझ में आता, नेटवर्क ही नहीं, तो ये सब चीज़ें तो गलत हो जाएँगी। आपको ऐसी चीज़ें छोड़नी है जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल स्किप करिए उसको, आप आगे बढ़िए, आगे चीज़ों को सॉल्व करिए। 75 अराउंड स्कोर कीजिए आप टेक्निकल में, कम से कम 75 आप स्कोर करिए, तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। क्या करना है कि जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना, आगे बढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा नहीं घुसना है, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में ज़्यादा नहीं घुसना है। मोटी-मोटी थ्योरी लगभग तैयार हो गई है, फिर आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे हैं तो आप उसको लिख लो, जो नहीं बन रहे हैं, जो बन रहे हैं इट्स ओके। तो ये लगभग रहेगा। टेक्निकल के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं जीएस की। तो देखो, जीएस एसएससी में बहुत ही मतलब वास्ट चीज़ है, उसको कवर करना एक बहुत बड़ी बात है। करंट अफेयर्स करना कवर करना मतलब समझ लीजिए कि समंदर को अपने जेब में रखने के बराबर है। तो मैं लेकिन 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बहुत अच्छी पाया हूँ, ओवर द ईयर्स ग्रो हुई हैं, क्योंकि लोगों ने एसएससी का पैटर्न पहचान लिया। जैसे 2-4 एसएससी चैनल हैं, जैसे परमार एसएससी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उनकी शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ है, एवरीथिंग है, उसको देखिए। और उसके बाद से अब उसके भी PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि PYQ जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपका माइंड ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। देखो, PYQ जब आप सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, फिर वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सेम एग्जाम एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं वो आपको हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करो। उसके बाद से फिर ये मैंने परमार एसएससी बताया, फिर नवीन सर का RWSSC जो है, रोजगार विथ अंकित, वो मुझे लगता है कि जीएस के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं वो लोग एसएससी के लिए। तो और जी जान से जुटे हुए हैं, तो उनको भी फॉलो कीजिए। और उसके बाद से फिर ये सारी चीज़ें के PYQs लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइए। और उसके बाद से और सब चैनल, जो चैनल आपको पसंद आए वहाँ से पढ़िए, जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए। किसी चैनल का फोर्स नहीं है, किसी चैनल का एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए। और ज़्यादा बस ये आपका मोटो होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। अदरवाइज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कहीं न कहीं कुछ गलत कर रहे हो। कोई सी टीचर से पढ़ा, PYQs नहीं बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा गलती तो कर रहे हैं। इस बात को आप महसूस करिए और जहाँ समझ में आए, जहाँ से PYQ बन रहे हैं वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एग्ज़ाम निकालना है, ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। और जिसकी बात कर चुके, तो करंट अफेयर के पीछे मत भागो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरा मोटो रहा है कि करंट अफेयर मैं नहीं कवर कर पाया। 1-1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का रैंडम पूछ देते हैं, बताओ 20 में क्या हुआ, टेनिस कौन जीता था, तो हम नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो लेकिन मुझे लगता है अगर जीएस में आप स्कोर लगभग 25-25 नंबर करते हो, यू आर गुड एनफ स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। तो इतना ये करो कि 25 हो जाए। जैसे पॉलिटी इजी सेक्शन होता है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो, स्टैटिक जीके के क्षेत्र में तो परमार एसएससी और नवीन सर ने तो बहुत ही कमाल रच रखा है। तो उनको फॉलो करो, नोट्स बनाओ, लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा अपने आप। ओवर द टाइम इंप्रूव हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और रीजनिंग पे आते हैं। तो देखो, रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि वो तो एक ऐसी चीज़ है जो प्योरली आपको नंबर देने के लिए बनी हुई है। 75 आप टेक्निकल में स्कोर करते हो, 25 इसमें स्कोर करते हो। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बता दूं, 45 स्कोर तो आपका रीजनिंग में होना ही चाहिए। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1-2 एसएससी जेई दिया है, उसमें 49-50 उनकी रीजनिंग में, 50 में 50 आए हैं, बट दे हैव नॉट मेड इट येट। लेकिन आए तो हैं, यानी कि कोई न कोई कर लिया है तो आप भी कर सकते हैं। इस मोटिव के साथ आप पढ़िए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करेंगे कि उसमें देखो, रीजनिंग में एक चैनल जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत करके, जो थोड़ा अच्छा कर रहा है। रोजगार विथ अंकित भी अच्छा कर रहा है, बहुत सारे लोग अच्छे कर रहे हैं। रीजनिंग तो मतलब एसएससी के लिए हर कोई पढ़ा ही रहा है। क्या करना है, PYQs लेके आने हैं पर डे। मुझे लगता है रीजनिंग आप 1 घंटा दो ही दो,
पर डे। शॉर्ट ट्रिक्स याद करो, ABCD याद कर लो, और भी ट्रिक्स याद कर लो, ये राउंड टेबल वाला कई बार बना लो ताकि स्पीड में बने, क्योंकि वो क्वेश्चन जाके आपको उलझा देगा। तो और ऐसा स्पीड मेंटेन करो कि आपको 25 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं बहुत सारा टाइम देना उसको। तो ये नहीं कि मुझे 50 बनने लेकिन 1 घंटे में, ऐसा तो गलत है। आपको क्या करना है, वो 25 से 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ज़्यादा सही है। 2 घंटे का टाइम आपके पास है, 25 से 30 मिनट आपने दे दिया, मोर देन इनफ है। और उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको घटाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो इतना ही बेहतर होता जाएगा ओवर द टाइम। तो पर डे आप 1 घंटा कम से कम देंगे। अगर आप वीक हैं रीजनिंग में तो 2 घंटा दीजिए। ट्रिक्स याद करिए जो यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं, PYQ सॉल्व करिए, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में 45 आप उसका टारगेट रखिए। तो अब ये तो रीजनिंग की बात हो गई। रही बात टाइम एलोकेशन की बात कि टाइम क्या क्या दे, कितना कितना टाइम दे। तो जहाँ तक मेरा, कम से कम आपको 8 9 10 घंटे, 8 से 9 घंटे तो कम से कम पढ़ने हैं। लोग कहते हैं इतने में UPSC हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और मुझे लगता है कि SSC की वैकेंसीज CPWD के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए थोड़ी टफ होने वाली हैं, कि आने वाले समय में थोड़ी जो वैकेंसी रहेगी CPWD में वो थोड़ी कम रहने वाली है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है। और टाइम एलोकेशन की मैं बात करूं तो लगभग आपको जो है 5 घंटे वो टेक्निकल को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को 2 घंटे GS को देने हैं, 2 से 3 घंटे। 1 घंटे आपको रीजनिंग से देने ही देने हैं। अब GS और रीजनिंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, टेक्निकल में नहीं। 100 क्वेश्चन का है, और टेक्निकल भी मेंस में ही आता है। मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं। तो लगभग 5 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे से 3 घंटे लेके आप पढ़ो GS, 1 घंटे पढ़ो आप रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं पाएंगे, और 24 घंटे में 10 घंटे देना उतना भी कठिन नहीं है। लेकिन अगर आपको 4 महीने में सिलेक्शन लेना है, या फिर आप 2-3 बार से ले नहीं पा रहे, तो ये तो फॉलो ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, 5 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटे। तो आप ऐसे 5-5-3-1 करके फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने यूट्यूब चैनल बताए, अगर इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और पसंद है तो उसको फॉलो कीजिए। और जो भी चीज़ें हैं जहाँ से समझ में आ रही है वहाँ से लीजिए। और बाकी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जी जान से लग जाइए। डिप्लोमा वालों का सेमेस्टर खत्म हो गया होगा, आप पास भी हो जाएंगे, मुझे लगता है रिजल्ट भी आ जाएगा जुलाई तक, तो आप भी एलिजिबल हैं और आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपने आप को फोकस्ड रखिए, ये 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपको SSC क्रैक करना है तो बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मेरा इंस्टा भी आप इस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से जान सकते हैं कहाँ है, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड थैंक यू।